हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स के एपिसोड 3 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जैसे कि पिछले एपिसोड में दिखाया गया था। वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर सिम से बोल रहा होता है कि अब क्योंकि पीपल्स एंटरटेनमेंट की ऑडिट रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है तो हमने पहले उनके लॉसेस को जो कवर किया था अपने पिछले सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट में, उस सब को अब हमें ठीक करना पड़ेगा। भले से हमने उसमें झूठ बोला था मगर हमें ये प्रूव करना होगा कि हमारी प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि किसी भी कंडीशन में उनकी अकाउंटिंग फर्म हार नहीं सकती। इसीलिए डायरेक्टर सिम पिछले सालों की रिपोर्ट ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो उनको ढूंढने लगते हैं और फिर वो उन सब टीम मेंबर्स का लैपटॉप भी छीन लेते हैं जिन्होंने उस रिपोर्ट पे काम किया था, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि कोई छोटे से छोटा सबूत भी छूट जाए, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से ये प्रूव हुआ कि इसमें उनकी गलती थी तो उनकी नौकरी भी जा सकती थी। फिर दिखाते हैं डायरेक्टर वाइस प्रेसिडेंट से कहने लगता है कि अब हम पिछले सालों की रिपोर्ट का क्या करें, क्योंकि उसमें तो हमने झूठ बोल दिया था। वो सुन के वाइस प्रेसिडेंट भी सोचने पड़ जाता है और वो कहने लगता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट मीटिंग हुआ करती थी हम उसके पॉइंट्स चेंज कर दें। हम उसमें ऐसा शो करें कि पीपल्स एंटरटेनमेंट के जो इन्वेस्टर थे उन सब के डिसीजन की वजह से ही पीपल्स एंटरटेनमेंट इतने लॉस में चल रहा था। मगर ये बात तो झूठी थी, क्योंकि वो तो चेयरमैन के बेटे की वजह से लॉस में चल रहा था, क्योंकि सारे इन्वेस्टमेंट उसने खुद ही करे थे और इसी वजह से उनकी कंपनी को इतना ज्यादा घाटा हुआ था। डायरेक्टर से वाइस प्रेसिडेंट से कहते हैं कि अगर हम डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करें और फिर कहीं हम पकड़े गए तो क्या होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं तुम तो अकाउंटेंट्स को जाके ये सीन समझा दो कि उन्हें क्या करना है। अब देखो वो क्या करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उनकी ही रहेगी, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब वो ये रिपोर्ट पब्लिश कर देते हैं तो इसी बात को देख के पीपल्स एंटरटेनमेंट के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स वगैरह थे वो सब टेल अकाउंटिंग फर्म में आते हैं और वो टेल अकाउंटिंग फर्म के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि जो उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की है वो सब कुछ झूठी है। अब क्योंकि वो रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी थी तो सबको पता चल चुका था कि पीपल्स एंटरटेनमेंट अब बैंकरप्ट होने वाली है और फिर वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आ जाते हैं और होवू वो सीन देख के याद करने लगता है कि कैसे इन्हों की कंपनी के एम्प्लॉयज भी ऐसी प्रोटेस्ट कर रहे थे जब उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी। और होवू उन लोगों को डिफेंड करने जा ही रहा था कि तभी उसके पास डायरेक्टर सिम का मैसेज आ जाता है जो उसको मिलने के लिए बुलाते हैं और डायरेक्टर सिम उसको डांटने लगते हैं कि उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए और उससे कहने लगते हैं कि अकाउंटेंट उस इंसान के लिए काम करता है जिसके पैसे वो लोग संभाल रहे होते हैं, उन लोगों के लिए नहीं काम करता है जो पैसों के लिए काम कर रहे होते हैं। और फिर पीपल्स एंटरटेनमेंट के सीईओ के पीछे मीडिया वाले लग जाते हैं, वो उससे क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये सब तुम्हारे बिजनेस आइडियाज की वजह से पीपल्स एंटरटेनमेंट इतने लॉस में चल रही थी ना, क्या ये सारी बात सच है। और इसी बात को लेके चेंजू बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो वाइस प्रेसिडेंट को डांटने लगता है कि पहले तो तुमने कहा था कि तुम सारी सिचुएशन कंट्रोल में कर लोगे, तो अभी इतनी प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो गई। उसकी बात सुन के वाइस प्रेसिडेंट कह देता है कि ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं सबको ठीक कर दूंगा। और फिर वो उसको आइडिया दे देता है कि क्यों ना हम ऐसा करें, जो बोर्ड्स मीटिंग हुई थी उसकी रिपोर्ट चेंज कर दें। ऐसा करने से तुम्हारा बेटा इस सब में बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा और वो बच जाएगा। और चेंजू भी इस प्लान के लिए तैयार हो जाता है। फिर दिखाते हैं कैंगी उनकी टीम जिन्होंने उस ऑडिट रिपोर्ट पे काम किया था वो सब पीपल्स एंटरटेनमेंट में जाते हैं और वहाँ पर और कुछ मटेरियल ढूंढने लगते हैं कि उस बोर्ड मीटिंग के टाइम पे कुछ और तो पब्लिश नहीं हुआ था और कोई रिपोर्ट तो नहीं थी और किसी का ध्यान तो वहाँ पर नहीं गया था। और उनको ऐसा देखकर जब वो पेपर्स वगैरह ढूंढ रहे होते हैं सीईओ उनको डांटने लगता है, उनसे कहने लगता है कि वो यहाँ से चले जाएं और उन्हीं को ब्लेम करने लगता है कि तुम लोगों की वजह से ही मेरी कंपनी इस सिचुएशन में आ चुकी है, अब तो मुझे परेशान करना बंद करो, अब ये मेरी ही कंपनी है। तो टीम मेंबर भी उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से तो हम भी इस सिचुएशन में पड़े हुए हैं, हमें भी तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम तुम्हें भी नहीं बचा पाएंगे। फिर दिखाते हैं कैंग्यून की टीम को वो सारी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं जो उनको चाहिए होती हैं और फिर उन सबको वो चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं जैसा कि टेल अकाउंटिंग फर्म उनको करना चाहता था। फिर डायरेक्टर से वाइस प्रेसिडेंट को बता देते हैं कि उस बोर्ड मेंबर्स वाली मीटिंग के रिपोर्ट्स अभी चेंज की जा रही है, वो अभी प्रोसेस में है। मगर वाइस प्रेसिडेंट इतने से भी खुश नहीं था, वो चाह रहा था कि उसको अब भी फायदा हो जाए, जबकि अब तो ये कंफर्म ही हो चुका था कि सेंगा ग्रुप और पीपल्स एंटरटेनमेंट मर्ज नहीं होने वाले हैं। डायरेक्टर सिम भी कह देते हैं कि मैंने सारे सिनेरियोज का पता लगा लिया है कि क्या से क्या हो सकता है और मैंने सब कैलकुलेट कर लिया है कि हम हर एक सिनेरियो से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर दिखाते हैं न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है कि चेयरमैन का बेटा जो एंटरटेनमेंट कंपनी को संभाल रहा था अब उस पर जितने भी एलिगेशंस लगे हुए थे वो सब हट चुके हैं और उसी सब को देख के होवो को गुस्सा आ रहा होता है
तभी वहाँ पर स्योंगजो भी आ जाता है। वो उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे मना किया था ना यहाँ पर मत आना। तो वो उससे कहने लगता है कि उन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की कोई हेल्प नहीं कर रहा है जिन्होंने कोई गलती नहीं की थी, और एक इंसान ये है जिसने सारी गलती की थी, मगर इसकी इतनी ज़्यादा लोग हेल्प कर रहे हैं कि अब ये सब एलिगेशन से छुटकारा भी पा चुका है। इसी सब चीज़ को लेके वो थोड़ा अपसेट सा था। फिर वो वुंग के रेस्टोरेंट में जाता है और वो मुझसे कहने लगती है कि अब तो तुम बिल्कुल एक अकाउंटेंट की तरह लगने लगे हो। वो उनसे कहने लगता है कि आपने रेस्टोरेंट इधर ही क्यों खोला। तो वो कहने लगती है कि योजिन चाह रही थी कि मैं इधर की साइड ये रेस्टोरेंट खोल लूँ, और अब तो यहाँ पर सारे अकाउंटेंट ही आते रहते हैं। वो उनसे कहने लगता है कि मुझे भी डर लगा रहता है कि यहाँ पर मैं किसी अपने फर्म के इंसान से न टकरा जाऊँ, क्योंकि मैं उनको अभी अपनी रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो वो क्या देती हैं, इसमें डरने की क्या बात है, तुम्हें बस यहाँ पर एक कस्टमर की तरह बिहेव करना है। और तभी वहाँ पर योना आ जाती है। उसको देख के वो थोड़ा ऐसे सस्पिशियस सा बिहेव करने लगता है। तो वो उससे कहने लगती है कि नॉर्मल कस्टमर की तरह बिहेव करो ना। फिर दिखाते हैं डायरेक्टर सैम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि पीपल एंटरटेनमेंट अपने कर्जे को कैसे चुका सकता है, क्योंकि अब रिपोर्ट सबके सामने आ चुकी है। तो जितने भी उसके क्रेडिटर थे वो सब पैसे के लिए वहाँ पर आ जाएंगे, मगर वो कंपनी अपना पैसे चुकाएगी कैसे। तो वो उनको सजेशन दे देता है कि क्यों ना वो ऐसा करे कि उन सारे क्रेडिटर्स को ऐसे मना लें कि वो उसको बैड लोन के तौर पे बेच दें। इसका मतलब ये कि क्रेडिटर्स वो अपना सारा कर्जा जो पीपल्स एंटरटेनमेंट ने उनसे लिया था उस सब को वो किसी और को बेच दें, और जो उस कर्जे को खरीदे वो ही फिर पीपल्स एंटरटेनमेंट से वो सारे रुपए निकलवाए। मगर इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इससे क्रेडिटर्स को थोड़ा नुकसान होता था, क्योंकि उनको बैड लोन के तौर पे जो कर्जा बेचना होता था वो एक्चुअल अमाउंट से थोड़ा कम करके बेचना पड़ता था, इसलिए क्रेडिटर्स को नुकसान होता था, और इसीलिए क्रेडिटर्स इसको बैड लोन के तौर पे बेचने के लिए तैयार नहीं थे। तो वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर हमसे यही बोल रहे होते हैं कि आइडिया तो अच्छा है, मगर जो जिसान बैंक है जिसने सबसे ज्यादा पीपल्स एंटरटेनमेंट को लोन दिया था वो कभी भी अपने कर्जे को ऐसे बैड लोन के तौर पर नहीं बेचेंगे। और वहीं पे हुवू भी काम कर रहा था, मगर कुछ पेपर्स नीचे गिर जाते हैं तो वो एकदम टेबल के नीचे छिप गया था, और तभी उसने वाइस प्रेसिडेंट की बात सुन ली थी। तो फिर वो एकदम से टेबल के नीचे से आता है और वाइस प्रेसिडेंट से कहने लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना जो और छोटे छोटे बैंक है पहले हम उन सबको मना लें। अगर वो सारे बैंक भी ऐसा ही करेंगे तो फिर जिसान बैंक को भी उन्हीं की तरह अपना काम करना पड़ेगा। और होवू का आइडिया वर्क कर जाता है, और फिर जिसान बैंक भी अपने कर्जे को बैड लोन के तौर पे बेचने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर टेल अकाउंटिंग फर्म ने जिसान बैंक को कन्विंस कर लिया था कि उनका बैड लोन वो लोग हैंडल कर लेंगे। तो इसमें टेल अकाउंटिंग फर्म दोनों साइड से पैसे कमा रहा था, क्योंकि एक साइड वो जिसान बैंक को भी हैंडल कर रहा था और दूसरी साइड वो सेंगा ग्रुप को भी हैंडल कर रहा था। तो एक साइड तो वो जिसान बैंक के डेप्ट को बेचते और दूसरी साइड से वो सेंगा ग्रुप की साइड से उसको खरीद लेते। तो इसीलिए फर्म में दो टीम बन जाती है। एक टीम को तो डेप्ट का बेस्ट सेलिंग प्राइस चूज करना था और दूसरी टीम को सेंगा ग्रुप की तरफ से बेस्ट बाइंग प्राइस चूज करना था। शाम में दिखाते हैं चेंजू वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर हमसे मिलता है। वो उन लोगों से कह देता है कि जैसे मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं पीपल्स एंटरटेनमेंट को खरीदूंगा, अब मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको सिर्फ इसलिए खरीदना चाह रहा था जिससे मेरे बेटे ने जो गड़बड़ी की है उस सबको छिपाया जा सके। मगर अब तुम लोगों ने मेरी हेल्प कर दी, मेरे बेटे को उस सबसे निकाल दिया, तो मुझे अब उस कंपनी को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को सुन के वाइस प्रेसिडेंट को गुस्सा तो काफ़ी आ रहा था, बट वाइस प्रेसिडेंट को भी पता था कि हमारी फर्म को पैसे तो पे करेगा ही, क्योंकि हमने वो क्रेडिटर्स के डेप्ट को इन्हीं के भी हाफ पे तो खरीदा है। फिर दिखाते हैं योना और होवू दोनों एक साथ जा रहे होते हैं, और लेफ्ट में होवू योना से काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ा हो जाता है। तो उससे पूछने लगती है कि ऐसा क्या हो गया, तुम क्लस्ट्रोफोबिक तो नहीं हो ना। तो वो कह देता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर उससे कह देता है क्योंकि मैं बायर्स वाली टीम में हूँ इसलिए मैं सेल्स टीम के मेंबर से बात नहीं कर सकता। उसकी बात सुन के योना कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि तुम कितने रुपए लगाने वाले हो। तो वो कह देता है नहीं मुझे नहीं पता। तो योना कह देती है और मुझे भी नहीं पता कि हमारी सेल्स टीम कितने रुपए लगाने वाली है। तो जब हम दोनों को कुछ पता ही नहीं है तो फिर हम दोनों कोई प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए मुझसे इतनी दूर खड़ी होने की जरूरत नहीं है, यहीं पास में आके खड़े हो जाओ। और फिर जब वो होवू उसके पास आ जाता है तो योना कहने लगती है इतने क्लोज भी नहीं आना था। फिर जैसे वो लिफ्ट से जाती है तभी उसका एक पेपर नीचे गिर जाता है, बट होवू उसको चेक भी नहीं करता और वापस उसको योना को लौटा देता है। स्योंगजो ने भी देख लिया था कि होवू ने उसको पेपर लौटा दिया है, तो वो उससे पूछने लगता है कि जब वो इजीली उस पेपर को चेकआउट कर सकता था, उसको प्राइस पता चल जाता और फिर इससे वो अपनी टीम की हेल्प कर सकता था, तो उसने वो पेपर चेक क्यों नहीं किया। वो उससे कहने लगता है कि ये मेरा प्रिंसिपल है, मैं अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। फिर दिखाते हैं योना को वो पेपर मिल जाता है। उसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उसको पता चलता है कि ये पेपर
होवू लेके आया है। तो फिर वो उसको थैंक यू भी बोलती है। तो वो कह देता है कि वैसे तो मैं वो पेपर पहले ही देने वाला था, मगर फिर मुझे टाइम नहीं मिला। बट योना कह देती है कि यही काफ़ी है, तुमने मुझे वो पेपर वापस लौटा दिया। और होवू कह देता है कि मैंने उसको देखा भी नहीं। तो योना कह देती है कि क्यों ना मैं तुम्हें ट्रीट दूँ, मुझे एक बहुत अच्छी सी जगह पता है। फिर दिखाते हैं सेयोंगजू जिसान बैंक के सीईओ से मिलता है और उससे कह देता है कि जो तुम अभी अपना पेट लोन सेल करने वाले हो, उसके साथ साथ तुम्हारे और जितने भी पेट लोन है वो सारे सेल कर दो। तो सीईओ बोलने लगता है कि उन सारे पेट लोन्स को खरीदेगा कौन, उससे कौन अपना घाटा करवाना चाहेगा। तो सेयोंगजू कह देता है कि उसके लिए तो तुम्हें बेस्ट ऑफर मिल ही जाएगा। अब मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तो आगे से जब भी तुम टेल अकाउंटिंग फर्म की बारे में बात करोगे तो तुम डायरेक्ट मुझसे बात करने के लिए आओगे। फिर वाइस प्रेसिडेंट को भी पता चलता है कि जिसान बैंक ने कौन कौन से अपने बेड लोन उसमें शामिल कर लिए हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट को भी गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ पर सेयोंगजू आ जाता है। वो वाइस प्रेसिडेंट को बताने लगता है कि इन सारे बेड लोन्स को तो हम सेल कर ही देंगे, क्योंकि चेंजू इन सबको खरीद लेगा। क्योंकि जो भी इंसान इन सारे बेड लोन्स को खरीदेगा उसको पीपल्स एंटरटेनमेंट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, उसके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चल जाएंगे और उन स्टेटमेंट से उसको ये पता चल जाएगा कि चेंजू के बेटे ने कितना ज़्यादा घपला किया है, उसने फंड्स का यूज़ कैसे किया है। और अगर वो सारी बात सामने आ गई तो फिर चेंजू अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएगा। और चेंजू ने अपने भाई को अपनी कंपनी से निकाल दिया था सेंगजू, और वो तो चेंजू की वीकनेस ही ढूंढ रहा है। तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा आइडिया है और चेंजू कभी नहीं चाहेगा कि उसके भाई को उसकी कमियों के बारे में पता चले। तो इसीलिए चेंजू इन सारे लोन्स को इजीली खरीद लेगा। और होता भी ऐसे ही है, जब चेंजू को ये सारी बात समझाई जाती है तो वो कह देता है कि चाहे कितनी भी मुझे कीमत लगानी पड़े मगर उन सबको मैं ही खरीदूंगा। फिर दिखाते हैं सेयोंगजे डायरेक्टर सिम बोल देता है कि इस सब काम में होवू ने उसकी काफी ज्यादा हेल्प की है और इसीलिए वो चाह रहा है कि होवू अब उसकी टीम में शामिल हो जाए। और डायरेक्टर सिम नहीं चाह रहा था कि होवू सेयोंगजे के साथ जाए, मगर फिर सेयोंगजे कह देता है कि मुझे दोबारा ना कहना पड़े, होवू मेरी टीम में आ जाना चाहिए। और इस बात को सुन के होवू भी ऐसे खुश नहीं था। वो सेयोंगजे से बोलने लगता है कि मैं उस टीम में किसी कारण से ही था, मुझे वहाँ पर कुछ करना था। पर सेयोंगजे उससे कह देता है कि तुम वहाँ पर रह के कुछ नहीं कर पाते, तुम सिर्फ वहाँ पर हर्ट होते हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ वहाँ पर कुछ हो। वो अरेंजमेंट तुम्हारे लिए ठीक नहीं था और जो मैं कर रहा हूँ ये ज़्यादा बेटर है। वो इन्हीं चीज़ों को लेके गुस्सा था और वो अपने फ्रेंड्स को बता रहा था कि मेरे साथ आज फर्म में क्या हुआ। तो उसके फ्रेंड्स भी उसके लिए गुस्सा करने लगते हैं कि अगर तुम्हें परमिशन दे दे तो कल जाके हम उसकी अच्छे से धुलाई कर दें ताकि उसको एक अच्छा सा लेसन मिल जाए। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं सेयोंगजो होवू से बोल देता है क्योंकि आज बिडिंग का दिन है इसीलिए आज कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें हर एक काम बहुत सावधानी के साथ करना होगा। फिर वो दोनों अपना प्रपोजल लेके वहाँ से निकल जाते हैं और चेंजू को भी पता चल गया था कि सेयोंगजो उसकी भाई की साइड से बिडिंग करने वाला है, इसीलिए उसने सेयोंगजो को रोकने के लिए कुछ गुंडे वगैरह भी भेज दिए थे। और इस चक्कर में वो दोनों टाइम से वहाँ पर पहुँच भी नहीं पा रहे थे, उनको पुलिस ने भी रोक लिया था, उनका एक्सीडेंट भी हो गया था। मगर तभी होवू को एक आइडिया आ जाता है और टाइम खत्म होने से पहले वो ऑक्शन हाउस में पहुंच के अपना प्रपोजल सबमिट कर देता है। होवू को पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी और अपने फ्रेंड्स की हेल्प से वो टाइम से ही पहुंच गया था। जब चेंजू देखता है कि उसके भाई की साइड से बिडिंग जो होने वाली थी वो टाइम पे ही हो गई है तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि पहले तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि उसके भाई की साइड वाली बिडिंग तो सबमिट ही नहीं हो पाएगी टाइम पे, मगर अब उसको डर लगने लगता है कि पता नहीं उसने क्या प्राइस रखा होगा उस बिडिंग में, इसीलिए वो अपना प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ताकि वो अपने भाई से किसी भी कारण से मात ना खा सके। और फिर जब बिडिंग अनाउंस होती है तो उसमें चेंजू ही जीत जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा बिडिंग उसी ने की थी। और फिर उसको पता चलता है कि उसके भाई की साइड से जो बिडिंग हुई थी उसने तो बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस रखा था और तब चेंजू को समझ आता है कि उसे तो यहाँ पर पागल बनाया गया है। फिर सेयोंगजो याद करता है कि उसने चेंजू के भाई से बात की थी और उससे कह दिया था कि मुझे सिर्फ आपका नेम यूज करना है, आपके भाई को डराने के लिए इतना ही काफी है। तो चेंजू के भाई ने बोल दिया था कि मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ, अगर तुम्हें मेरा नेम यूज करना है तो कर लो, मगर सिचुएशन सेम टू सेम रहनी चाहिए, कुछ नहीं बदलना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट सेयोंगजो को कंग्रेचुलेट करने लगता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड है। सेयोंगजो कहने लगता है कि अगली बार मैं आपके पीछे ही जाने वाला हूँ तो इसलिए आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर हैंगसिक भी आके सेयोंगजो की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है कि वो हमेशा से ही बहुत अच्छे प्लान्स बनाया करता था। जैसे कि पहले भी इनोगी कंस्ट्रक्शन कंपनी के टाइम पे भी सेयोंगजे ने उन लोगों को रिकमेंड किया था कि उन्हें इनोगी कंस्ट्रक्शन कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए और उसकी बात को मान के ही टेल अकाउंटिंग फर्म ने इनोगी कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया था और यही बात होवू सुन लेता है। अभी तक तो वो सेयोंगजो को लेके बहुत ज़्यादा खुश था, उसमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि
उसके मेंटोर कितने ज़्यादा अच्छे हैं, मगर यही बात सुन के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो डायरेक्ट ही योंgjoo से पूछ लेता है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या उसे किसी की लाइफ की कीमत नहीं पता है? और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।